गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। हमने सबसे पहले हिंदी में पहला पाठ ध्वनि पढ़ा था और उसके बाद हमने सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी थी ये सीखा था। तो मुझे आज प्रश्नोत्तर की चर्चा करने से पहले ये जानना है किस किस बच्चे ने सप्रसंग व्याख्या करना सीख लिया, किस किस बच्चे ने व्याख्या को समझ लिया। यदि किसी बच्चे को कोई समस्या है तो वो मेरे नंबर पर संपर्क करें। यदि किसी बच्चे को सप्रसंग व्याख्या करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझसे बात करे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी बच्चे इसे सीखें और फिर अपना गृह कार्य पूर्ण करें। बच्चों, हम जितनी जल्दी ये चीज़ सीख लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि हमारे परीक्षा के प्रश्न पत्र में सप्रसंग व्याख्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा पहला पाठ संपूर्ण हो चुका है और हमने व्याख्या करनी भी सीख ली है। तो मैं ये चाहूँगी कि जल्दी से जल्द आप अपना कार्य करके मुझे दिखाएं। हमने जो पाठ पढ़ा था ध्वनि, जिनके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उन्होंने कहा है कि उनका अंत अभी नहीं होगा। तो पहला प्रश्न भी आज जो हम प्रश्न अभ्यास कर रहे हैं उसका पहला प्रश्न भी यही है कि कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत नहीं होगा। हम आज जब प्रश्न उत्तर की चर्चा करते हैं तो जो भी उत्तर मेरे अनुसार मैं जानती हूँ मैं उन्हें आपके साथ बांटने का प्रयास करूँगी। और आप बच्चों, आप भी जैसा भी सोचते हैं अपने अनुभव से, अपनी समझ से उन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न बहुत सरल हैं और उनके उत्तर और भी सरल हैं। आप प्रयास कीजिए और उन्हें खुद करने की कोशिश करिए। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। तो बच्चों, मैं ये मानती हूँ कि कवि ऐसा इसलिए कहता है, कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी अभी उसके मन में नया जोश उमंग अभी तक है। उसका जो जोश और उमंग है वह अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी उसे बहुत से नवीन कार्य करने हैं और वह अपनी रचनाओं के माध्यम से युवा पीढ़ी को आलस्य को छोड़कर एक नया संदेश देना चाहता है। वह चाहता है कि वह युवाओं को कर्मशील बनने की प्रेरणा दे, इसलिए वह अपने जीवन का अभी अंत नहीं चाहता, वो और जीना चाहता है। वो कहता है अभी तो मेरे जीवन में वसंत का आगमन ही हुआ है, तो अभी मेरे अंत की बात नहीं करो। इसलिए कवि चाहता है, कवि का ऐसा विश्वास है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। उसका अंत तब होगा जब वह अपनी रचना कार्य के माध्यम से युवाओं को प्रेरित कर देगा, उनमें उत्साह, उमंग, स्फूर्ति का संचार कर देगा। दूसरा प्रश्न है, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। तो इसके उत्तर के बारे में मैं आपसे चर्चा करनी चाहूँगी बच्चों कि कवि उन कलियों को, जो कलियाँ हैं अभी, उन कलियों की स्थिति से निकालकर उन्हें फूल बना देना चाहता है। अर्थात उनके विचारों में नवीनता लाना चाहता है, एक नवीनता उत्पन्न करना चाहता है। कवि मानता है कि उसके खुद के जीवन में अभी वसंत आया हुआ है, अतः जब अपने हाथों के सुंदर स्पर्श से वह कलियों को छुएगा तो वह कलियाँ सुंदर सुंदर फूल बन जाएंगी और अनंत काल तक खिलेंगी। अर्थात जब वे अपनी रचनाओं से युवाओं को जागृत करेगा, उत्साह उमंग भरेगा, तब वे फूल यानी वे युवा अनंत काल तक अपने कर्मशील कार्यों के द्वारा प्रकृति को, राष्ट्र को एक नया वर्तमान देंगे। वह फूलों की आँखों से यानी युवाओं की आँखों से आलस्य को हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक बनाना चाहता है। इस तरह से वो अपने प्रयासों के द्वारा फूलों को अनंत विकसित करना चाहता है। तीसरा प्रश्न है, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तंद्रा क्या होती है बच्चों? जब हम सोकर उठते हैं सुबह तो आँखों में नींद भरी होती है, तो वो जो अवस्था होती है वो होती है तंद्रा, आँखों में नींद भरी होना, यानी नींद उठने के बाद भी नींद भागना नहीं, यानी निद्रा का अभी भी आँखों में छाया रहना। तो पुष्प भी यानी आज के युवा भी ऐसे ही हैं, जब उनको भी अभी कर्मशील बनना है। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर करने के लिए क्या करना चाहता है, इस पर मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि कवि उन पर अपना हाथ फेरकर उन्हें जगाना चाहता है। वह उनको स्फूर्ति, चुस्ती देकर प्राणवान और आभावान बनाना चाहता है। वह नींद में पड़े युवकों, जिनके की प्रतीक फूल हैं,
उन्हें प्रेरित करके उन्हें उत्कर्ष के नए सपने देना चाहता है और उनका आलस्य दूर भगाना चाहता है। उन्हें उत्कर्ष के नए सपने देकर उत्साह का संचार करके उन्हें कर्मशील बनाना चाहता है। इस तरह से इन 3 प्रश्नों के द्वारा हमारे प्रश्न अभ्यास का जो प्रथम बिंदु है कविता से, यह पूर्ण हो गया है बच्चों। आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम चलते हैं कविता से आगे बिंदु पर। इसका पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं बच्चों कि यह जो वसंत ऋतु है ये सभी ऋतुओं का राजा कहलाती है। इस ऋतु में प्रकृति अपने पूरे यौवन, पूरी सुंदरता पर होती है। इस समय सर्दी कम होती है, मौसम सुहावना हो जाता है और सारे पंच तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, नए नए रंग बिरंगे फूल आते हैं। बागों में आम के वृक्ष मंजरी से लद जाते हैं और खेतों में पीले पीले सरसों के फूल जैसे वसंत के आने की सूचना देते हैं। कोयल कूकती है और भंवरे गाते हैं। प्रकृति की आभा मनोहर होती है, यानी मन को हरने वाली होती है। और अनेक त्योहार भी इस ऋतु में मनाए जाते हैं। जब इतनी सब चीज़ें बच्चों किसी ऋतु में हो तो क्यों न उसे वसंत को ऋतुराज कहा जाए, इसलिए ही वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। दूसरा जो प्रश्न है, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो जो त्योहार वसंत ऋतु में मनाए जाते हैं उनके नाम हैं वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। और बच्चों आप इसमें से होली का वर्णन अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि होली पर निबंध आप अपने शब्दों में लिखिए। प्रश्न 2 का उत्तर आप अपने शब्दों में कीजिए। तीसरा जो प्रश्न है, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन का सभी लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब गर्मी होती है तो हम गर्मी के अनुसार अपना अनुकूलन करते हैं, हम अपना व्यवहार करते हैं, अपना खान पान रखते हैं। और जब सर्दी होती है तो हम सर्दी के अनुसार ही अपना खान पान, आचरण, वेशभूषा करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जब गर्मी होती है, गर्मी के मौसम में लोग लू से बचने का प्रयास करते हैं, घर में दोपहर में घरों से कम निकलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, पेय पदार्थ पीते हैं, पानी का उपयोग अधिक करते हैं। जब भी घर से निकलते हैं सर पे ढककर निकलते हैं। इसके विपरीत सर्दी में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, धूप का सेवन किया जाता है, गर्म वस्तुएं खाई जाती है जो शरीर में गर्मी उत्पन्न करती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे सारे कार्यकलाप, हमारी वेशभूषा, हमारा खान पान सभी पर ऋतु का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसके पश्चात अब हमारा कविता से आगे जो बिंदु है वो पूर्ण हो गया है। इसके पश्चात जो आगे हमारा पॉइंट है वो है अनुमान और कल्पना। कविता की निम्नलिखित पंक्तियाँ पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर सभी बंधन टूटे हैं। तो हम इसमें ये जानते हैं बच्चों कि किस ऋतु का वर्णन है। साफ साफ पता चल रहा है किस ऋतु का वर्णन है, वसंत ऋतु, क्योंकि इसी में आम के वृक्ष पर मंजरियाँ आती है, बोर अर्थात मंजरियाँ। एवं होली का त्यौहार केवल वसंत ऋतु में ही मनाया जाता है। दूसरा जो प्रश्न है, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरना करना चाहता है। फूलों और पौधों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो फूलों और पौधों के लिए आप क्या करना चाहेंगे बच्चों? मैं बताती हूँ। खाद देना चाहेंगे, गुड़ाई करना चाहेंगे। जब हम किसी डंडे से या किसी एक उपकरण से उनको खोदते हैं जिससे उनकी जड़ों को नया जीवन मिले, उसे कहते हैं गुड़ाई करना। खरपतवार हटाना, यानी जब पेड़ पौधों के आसपास कोई अन्य अनावश्यक पेड़ पौधे उगाते हैं उन्हें हटाना, उसको कहते हैं खरपतवार हटाना। पानी से, जल से सींचना चाहेंगे, उनकी धूप आदि की व्यवस्था देखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे। हम ये सब कार्य अपने फूल पौधों के लिए करना चाहेंगे। इसके बाद जो तीसरा प्रश्न है, कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उनके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही। इसके अतिरिक्त आपको उदाहरण बताने हैं। तो आप
बता सकते हैं कि युवाओं को कवि अपना संदेश देना चाह रहा है। जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही है, ऐसे युवाओं को कवि संदेश देना चाह रहा है। ऐसे जैसे शिक्षक बच्चों को अध्ययन करने के लिए जागृत कर रहा है, और ऐसे जैसे कोई जन नेता जो बहुत ही सहृदय है, जो जनता की सेवा करना चाहता है, वह देश के युवाओं को अपना संदेश देना चाहता है। तो आज हमने पाठ 1 के प्रश्न पत्रों के बारे में चर्चा की। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप इनके प्रश्नों के अर्थों को समझें, इनके बारे में चर्चा करें, और जो भी समझ में ना आए वो मेरे पर्सनल नंबर पर पूछें। इन प्रश्नोत्तर को अपने कार्य में करें, गृह कार्य की उत्तर पुस्तिका में करें। आज के लिए इतना ही।